हाँ जी, अब चेक करो भाई वॉइस। बलजीत, वॉइस चेक करो भाई। चलो, लोनर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख एक रिसेंटली बनी हुई यूटी है इंडिया का, क्या है? यूटी। दो यूटी बनी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट, क्या था, एक स्टेट था। इनफैक्ट स्पेशल स्टेट था, क्या था? जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग तरह का था, फ्लैग भी अलग तरह का था, इंडिया की चीजें वहां पर अप्लाई नहीं हो रही थी। तो अभी कुछ 2019 में, कुछ टाइम पहले, कंफर्मेशन दे वही जल्दी से। राइट, चलिए, वेरी गुड। तो जम्मू एंड कश्मीर के दो पार्ट कर दिए गए, जे एंड के, एक यूटी बन गया और एक लद्दाख बन गया। लद्दाख का जो कैपिटल है वो लेह है, क्या है? लेह, मतलब मेन हेड ऑफिस उसका कहाँ पे है? जैसे हरियाणा का चंडीगढ़ से होते हैं सारे हेड आउट चंडीगढ़ में, पंजाब के भी कहाँ होते हैं? चंडीगढ़ होते हैं। तो लद्दाख वाले पार्ट में, चलिए ठीक है। काम ही नहीं कर रहा। 600 नहीं हो गया। ये रमन सर को कॉल करना है एक बार। बाहर रमन सर चेंज हो गए शायद। हम्म। ट्रांसमिशन रिसेप्शन, जैसे सिग्नल आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे वो सिग्नल देते हैं, आपने भी वैसे ही दे दिया। न्यूटन थर्ड ला। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। चेक करना वहाँ है भी या नहीं सर। रमन सर नहीं, कॉल कर लो। ये मार्कर नहीं चल रहा है। जब तक लिखवाने वाली बात शुरू होती है, मैं थोड़ा न्यूज ब्रीफ कर देता हूँ। तो 54 नंबर नजर आ रही है आपको? लद्दाख में सेलिब्रेट होता है लोजर फेस्टिवल, कौन सा? चलो, इसी तरह से आपको अपनी स्टेट के क्लासिकल डांस और फोल्क डांस देखने चाहिए। क्लासिकल और हर स्टेट के होते हैं। जो, अगर स्टेट लेवल का पेपर दे रहे हो तो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, फोल्क डांस एंड क्लासिकल डांस, ठीक है? फर्क होता है दोनों में, ठीक है?
तो नॉर्थ इंडिया वाले खासकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के जरूर देख कर जाएं। फोक फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। आपने देखा पेट्रोलियम के, चेक करो। अब हो जाएगा भाई ऑडिबल, एक सेकंड रुको। गिर गिर गया था। चल पड़ा कुछ। हाँ जी। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी बनी है। इसके प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज बैरल में एक्चुअली आता है। किसमें आता है? सुना है कभी आपने बैरल? हम तो लीटर में परचेज करते हैं, लेकिन वो बैरल अमाउंट में आता है। दैट इज वेरी बिग क्वांटिटी फॉर द पेट्रोलियम। और उसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका नाम है ओपेक। क्या फुल फॉर्म पूछ ली जाती है? व्हाट इज ओपेक? ओपेक ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लिखा? ओपेक लिख लीजिए। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हम्म। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लिख लिया करो जब नोट्स बनाते हो उसका हेडक्वार्टर। मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू सर्च। जब तक आप थोड़ा सा डोमिनेट नहीं करेंगे चीजों को, खुद से सर्च नहीं करेंगे, तो बनेगी नहीं बात। 80% मैं आपको करवा सकता हूँ, 20% जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो खुद से सर्च करके होगा। समझ में आया? इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, हर स्टेट के कुछ अवार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? सुने कभी आपने? हर चीज कम से कम 3 कैटेगरी में तो डिवाइड होती है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल, स्टेट। हर स्टेट का अपना कोई सबसे बड़ा अवार्ड स्टेट का अलग होता है, फिर सबसे बड़ा अवार्ड नेशनल का अलग होता है, और इंटरनेशनल लेवल का अलग अलग होता है। और इनफैक्ट इनमें भी कैटेगरी होती है कि सिविलियन अवार्ड है या फिर गैलेंट्री अवार्ड है। आप समझ रहे हैं? सिविलियन समझते हो? क्या होता है सिविलियन अवार्ड? गैलेंट्री क्या होता है? जो डिफेंस वाले होते हैं, उसको छोड़कर सारे अवार्ड क्या होते हैं? सिविलियन होते हैं। एक और कैटेगरी आ गई सिविलियन में, स्पोर्ट्स की। किसकी? स्पोर्ट्स में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। पहले राजीव गांधी हुआ करता था उसका नाम,
अवार्ड वही है सर, हम चीजें अभी भी अमाउंट उतना ही मिलता है, लेकिन अब उसको नेम चेंज करके क्या कर दिया। तो स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, जैसे मैंने फोल्क डांस बताया आपको, उसी तरह से आपको एक अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये अवार्ड्स पर्टिकुलरली किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से। जैसे आपने सुना होगा नोबल तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, सुना है कभी? नोबल अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड। और इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है सिविलियन में? भारत रत्न। भारत रत्न, दैट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया। उसके साथ एक इंग्लिश में वर्ड लिखा होता है, मैं आपको बता दूं, अवार्ड्स के साथ। तो कहीं क्योंकि ज्यादातर आजकल क्या है कि जो क्वालिटी वाला कंटेंट है ना वो इंग्लिश में है, दिक्कत ये। मुझे दिक्कत नहीं है हिंदी या और लैंग्वेज में पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन क्वालिटी का जो कंटेंट है जिससे क्वेश्चन आपको आते हैं वो इंग्लिश में है, किसमें? और अब अगर आपके सामने बैरियर इंग्लिश है इस टाइम, सिर्फ अगर कोई बता रहा है फिर दिक्कत भी क्या, वर्ड्स के मीनिंग बता रहा है, तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि आपको चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी को आपने सुनाना नहीं है जाके, आपको बस क्वेश्चन देखकर उसका आंसर ट्रेस करना है। क्या कहते हो? लैंग्वेज को बोलना एक अलग बात होती है, कन्वर्सेशन में लाना एक अलग बात है, लेकिन लैंग्वेज को राइट करके पढ़ना, आप समझ रहे हैं, उसका आंसर ट्रेस करना वो एक अलग बात है, वो कम टाइम में की जा सकती है। इसलिए ये वर्ड जो मैं बताता हूँ इस पे थोड़ा ध्यान दिया करो। एक वर्ड होता है यहाँ पर एक अवार्ड्स को लेकर, पोस्टुमस। क्या होता है? स्पेलिंग देख लेना, पोस्टुमस कुछ वर्ड होता है यहाँ पर, स्पेलिंग देख लेना। पोस्टुमस होता है जब कोई अवार्ड किसी को उसकी डेथ के बाद दिया जाए। क्या होता है? जैसे भारत रत्न देना है किसी को, अब पता चला जैसे महात्मा गांधी जी को उस टाइम नहीं दे पाए, नहीं था उस टाइम अवार्ड ये, तो अब किसी दिन जब हर साल ये सेलिब्रेट होते हैं, तो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट ने रेकमेंड कर दिया कि महात्मा गांधी जी को भी दे देते हैं अवार्ड, पर उस अवार्ड को कहेंगे पोस्टुमस अवार्ड। क्या कहेंगे? अवार्ड वही है, लेकिन उसकी डेथ के बाद दिया जाएगा, उसकी उसी की जो फैमिली में से कोई उसका वंशज होगा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन उसको बोलते हैं पोस्टुमस अवार्ड। ये समझ में आ गया? अब एक्चुअली ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर मैंने सारे अवार्ड पढ़ लिए पर पोस्टुमस अवार्ड नहीं मुझे कहीं मिल रहा है। एक्चुअली पोस्टुमस तो एक वर्ड है जो किसी की डेथ के बाद किसी को दिया जाता है, किसी की डेथ के बाद, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड पोस्टुमस अवार्ड। अवार्ड तो वो नोबल या भारत रत्न या फिर स्पोर्ट्स जेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खासकर पोस्टुमस अवार्ड ज्यादातर देखे गए हैं आर्मी में दिए जाते हैं, देख सुना है कभी आपने? किसी ने को बहुत ज्यादा एक्सीलेंस का काम किया हो और वहां पर उसकी मतलब वहीं पर उसकी शहादत हो गई है, शहीद हो गया है वही बंदा, उसकी फैमिली के लोगों को दिया जाता है इस तरह का अवार्ड, पोस्टुमस अवार्ड। देखा कभी आपने? तो इसी तरह का एक अवार्ड है इंडिया में। मैं सिर्फ अवेयरनेस आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ लेकर आ रहा हूँ कि आपको देखने को जरूर मिलेगा अवार्ड्स को लेकर, एक चार्ट पढ़ेंगे जरूर अवार्ड्स। क्या क्या अवार्ड्स होते हैं इंडिया में? गैलेंट्री अवार्ड्स, सिविलियंस अवार्ड्स और स्पोर्ट्स अवार्ड, यही तीन कैटेगरी, ठीक है जी। अभी एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लाती रहती है और उन्हीं इनिशिएटिव में से एक अवार्ड लेकर आई है। ये कोई स्टार्टिंग से अवार्ड नहीं थे, ये खुद की क्रिएशन होती है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कुछ अवार्ड्स बना दिए जाते हैं, जैसे कि एक अवार्ड है, इसी नंबर पे था वो, 71 था क्या? 54, 55। ओपेक के बाद है शायद। उत्तर प्रदेश हैज treated as the best state water conservation efforts and third national water award for the 2020। मनप्रीत हरमनप्रीत कौर, वॉइस चेक करो भाई अपने एंड से। स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई थी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर रहा है फ्रीडम में, जिसको मॉडर्न इंडिया की जो फ्रीडम हुई है उसी में उनका नाम रहा है गांधी जी।
क्या नाम था? गांधी जी। उनका असैसिनेशन हुआ था पता है आपको? और करने वाले कौन थे? नाथूराम गोडसे। उनको लेकर आज भी कंट्रोवर्सी बनी रहती है, क्योंकि इंडिया में बेसिकली दो आइडियोलॉजी चलती हैं। गांधीयन आइडियोलॉजी जो कांग्रेस फॉलो करती है, मतलब उसी फैमिली से। और एक होती है सावरकर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी समझते हो? जो उसके उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करा जा रहा है, मतलब जो वो मानते थे वही मान रहे हैं। वो है सावरकर। क्या है? गांधी जी की असैसिनेशन में नथुराम गोडसे के साथ पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी से मारा गया था। सावरकर का भी नाम आता है, हालांकि वो बरी हो गए थे उस चीज से, लेकिन नाम उनका भी आता है। जो कल्प्रिट्स थे उसमें गांधी जी असैसिनेशन में, नथुराम गोडसे को ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन सावरकर भी उसमें कल्प्रिट था। सावरकर भी, वीर सावरकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोलती है आज के टाइम में, सावरकर भी इसमें इंडल्ज थे। नाम आया था उनका, आप पढ़ोगे जी पूरी कॉन्स्पिरेसी। नथुराम गोडसे। तो इस बात पर कंट्रोवर्सी बनी रहती है, और जो टॉपिक हॉट होता है उस पे कोई ना कोई बुक लिख दी जाती। तो हेडिंग बनाएंगे। एक बुक है, मैं आपको बुक का नाम बता रहा हूँ। द टाइटल, गांधी जी assassinations, द मेकिंग ऑफ द नथुराम गोडसे, and this book is compiled by the धीरेन्द्र झा। धीरेन्द्र झा। गांधी जी की एक बहुत फेमस बुक है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होती है। कौन सी फेमस बुक है उनकी? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द, गांधी जी की बुक, लिख लिख लेना इसको अलग से। गांधी जी की एक फेमस बुक जो एग्जाम में यूजुअली आया करती है। स्टूडेंट मेरे को जब भी प्रीवियस ईयर दिखाते हैं तो मैं उनको इमीडिएटली कहीं ना कहीं कॉपी करता हूँ, और वो जब भी मैं 5 10 12 दिन में, मतलब 4 5 पेपर देख ही लेता हूँ लेटेस्ट, उनमें से जो क्वेश्चन मुझको रिफ्लेक्ट होते हैं माइंड में, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गांधी जी की बुक का क्वेश्चन देख लिया मैंने 2 3 बार, मॉक टेस्ट हुआ हुआ प्रीवियस ईयर्स में। गांधी जी की एक फेमस बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये चीजें सर्कल कर लिया करो ऐसी, ठीक है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है? किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे, आपको खुद के नोट्स काम आने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए इस तरह से डिजाइन करो चीजों को, डिटेल में मत जाओ, बस इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, खासकर जीएस पोर्शन के लिए। और धीरेन्द्र जागी माई और नथुराम गोडसे के बारे में एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है। इनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट का मतलब समझते हो? मतलब फांसी दे दी गई थी। और इनकी इनकी फांसी जो हुई थी, ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, वहां की जेल में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है? तो ये थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी फिर गांधी जी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आ गया, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इसको। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, हर साल। इसको इंग्लिश, इसको प्रवासी भारतीय दिवस तो एक हिंदी का वर्ड हो गया, इसको इंग्लिश में अलग से बोलते हैं एनआरआई डे। एनआरआई डे। कल आपको बताया था मैंने, 4 जनवरी को क्या होता है? बैरल डे। ब्लाइंड लोग, जो लोग होते हैं, उनके लिए जो अल्फाबेट बनाए थे, एबीसी वगैरह, जो जैसे कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हो उसके लिए पहले अल्फाबेट बनाए जाते हैं। तो वो किसने बनाए थे? बैराइल। तो उनके नाम पर ही 4 जनवरी को बैराइल डे सेलिब्रेट हम करते हैं। सबको पता है इस बात का। अब जैन मंथ में ही एक और आ गया, 9 ऑफ जैन। 9 ऑफ जैन। 9 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अब की बार देखो, अभी तो क्या चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। नेक्स्ट ईयर फिर सेलिब्रेट करते होंगे, क्योंकि अभी तो चला गया। नेक्स्ट ईयर प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? इंडिया में की कौन सी सिटी में सेलिब्रेट होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट ईयर प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट इस साल कहाँ हुआ था, और नेक्स्ट ईयर कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? कोई ना कोई सिटी ये लोकेट करते होते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, राइट? बता दूं इससे जुड़ा हुआ इंसिडेंट। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस
ये वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से। कहां से लौटे थे? वहां से आने के बाद वो इंडल्ज हो गए थे किसमें? भारत की फ्रीडम फाइटिंग की जो लड़ाई थी चल रही थी उसमें वो इंडल्ज हो गए थे। और पहली बार वो गए थे बिहार। पहली बार वो गए थे बिहार में। शुक्ला शुक्ला करके कोई पर्सन है, उन्होंने इनको बुलाया। और चंपारण में एक मूवमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? चंपारण समझ तो, चंपारण की जगह है वहां पे। वहां पर एक प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गांधी जी ने। और वहां के लोगों ने गांधी जी को महात्मा बोल दिया। क्या बोल दिया? महात्मा बोल दिया। और वहीं से उनका नाम पड़ा है महात्मा। राइट। इस पे भी थोड़ी डिबेटेबल है ये बातें थोड़ी सी, लेकिन कई जगह ऐसा लिखा हुआ है। चलिए, तो एनआरआई डे का रीजन किससे निकल के आता है? महात्मा गांधी जी से। मनप्रीत, हरमनप्रीत कौर, जितने भी इस टाइम लाइव में कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहना भाई, ठीक है। पंजाब एग्जाम्स के लिए एक बार देख लें। एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया लास्ट ईयर 26 दिसंबर 2022 के अंदर। दिसंबर में एक मंथ होता है वीर बाल दिवस एवरी। ये बहुत ऑक्यूपेशियस टाइप का एक मंथ होता है। किसके लिए? सिक्स सिक्स कम्युनिटी के लिए। और 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया हर साल वीर बाल दिवस एवरी ईयर। पता ही होगा आप लोगों को ये क्या इंसिडेंट है। अरे पता है कि नहीं पता है? सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशियस ऑसिपिशियस जो भी वर्ड को बोलते हैं, दिसंबर मंथ को बोलते हैं। उसमें उस टाइम उन दिनों इनके जो सिख समुदाय के जो गुरुद्वारों में लंगर वगैरह ये बहुत सारी चीजें एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। क्योंकि ये इनके लिए क्या माना जाता है? शहादत वीर बाल दिवस एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको ऑफिशियल अनाउंस कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कहेंगे वो ऑफिशियल अनाउंस होगा, वो रिटर्न फॉर्म में आएगा। किसमें फॉर्म में आएगा? रिटर्न। आप लोग कुछ भी कह रहे हैं तो वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम और आप लोग। ठीक है, तो उसको ऑफिशियली ऑर्गेनाइज करवा दिया। नाउ, जिस तरह से अभी अभी लेटेस्ट एक लद्दाख के फेस्टिवल का नाम बताया था, क्या था? उसी तरह से अभी उसी एरिया में लद्दाख टॉप नौ हिमालय की ही रेंज में एक और स्टेट इंडिया की है, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इस तरह से इंडिया है, इस तरह से इंडिया है। तो ये हिमालयन बेल्ट है। क्या है? तो यहीं पर कहीं पर क्या है? सिक्किम। इस वाले एरिया में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। दो पार्ट बन गए, जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दो पार्ट बन गए। ठीक है, लद्दाख साइड इस साइड है और इधर जैंड के। ठीक है, तो सिक्किम इज द ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट। स्टेटमेंट आती, सिक्किम इज द। अब ये सिस्टर ब्रदर कहाँ गया? रक्षाबंधन तो चला गया। कई बार ये वर्डिंग आती है, सिक्किम इज द ओनली ब्रदर ऑफ, विच इज द ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट। सेवन सिस्टर स्टेट कौन सी है इंडिया की? जो नॉर्थ ईस्ट के इंडिया में लाई करती हैं। आप जिनके बारे में आप लोगों को या हमें या सबको नॉलेज बहुत कम है, सुनते ही नहीं है न्यूज में उनके बारे में। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट? मणिपुर, नागालैंड, आप समझ रहे हैं, असम, त्रिपुरा, वो सारी की सारी इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो फिर भी न्यूज में रहता है क्योंकि चाइना के साथ टच करता है उसका बॉर्डर, और डिस्प्यूटेड रहता है। वो क्या रहता है? और जो चीज डिस्प्यूट में रहेगी वो न्यूज में वैसे ही आ जाती। त्रिपुरा के बारे में कभी नहीं सुना होगा, अपने मणिपुर के बारे में नहीं सुना होगा। एक्चुअली वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो ट्राइबल के बारे में क्या न्यूज आएगी और कौन इंटरेस्ट उस पर लेगा? ठीक है, तो बात ये आ रही है कि उन सात सेवन सिस्टर स्टेट का एक, सिक्किम उसमें नहीं आता, सेवन सिस्टर में नहीं आता। सिक्किम इज द अनदर स्टेट, पर उनसे जुड़ा हुआ है, ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट। तो सिक्किम
में एक सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेस्टिवल जिसका नाम क्या है, नैमसोंग और लसोंग। ठीक है जी। और कब, 10th मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर। अब लूनर वर्ड का मीनिंग बताइए मुझे, LUNAR। और बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट क्या होती है, जो फसल वगैरह क्रॉप वगैरह उगाते हैं आप, उसकी जब कोई भी, जैसे बैसाखी होता है आपको पता है, इसका भी कुछ हार्वेस्ट से रिलेटेड है ये भी। उसी तरह वहां पर भी जब हार्वेस्ट मतलब फसल क्रॉप उगाई जाती है, उसकी बिगिनिंग में सेलिब्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं लुसांग या नैमसोंग। मुझे ये बताइए कि लूनर का मतलब क्या होता है। लूनर दिख रहा है आपको वर्ड यहाँ पर, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि साइंस एंड टेक का भी टॉपिक आपको एक आएगा। साइंस एंड टेक के टॉपिक में लूनर जानना बहुत जरूरी, क्योंकि बोल देंगे कि सैटेलाइट भेजा गया लूनर सरफेस पे। लूनर होता है मून। क्या होता है, मून। क्या होता है, LUN। हमारी इंडिया में क्योंकि मोस्ट जो मेन कम्युनिटी यहाँ हिंदू ही है, हिंदू कम्युनिटी के जो कैलेंडर है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, सोलर के हिसाब से और लूनर के हिसाब से। चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है अर्थ की, और अर्थ सन की कर रही है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो डेज है ना, जैन फेब मार्च, इसके साथ एक और डेज चलते हैं, सुना है आपने, बैसाख चैत्र मास आषाढ़, इस तरह की। ये ना घटते बढ़ते रहते हैं, बढ़ते हैं। ये कभी 28 हो जाता है, कभी 29, क्योंकि जो मून है वो अर्थ की जो रोटेशन करता है, रेवोल्यूशन इनफैक्ट करता है, अर्थ के चारों चक्कर चक्कर लगाता है, वो कम टाइम में लगा देता है, अर्थ ज्यादा टाइम लेती है। 28 एंड कुछ टाइम लेता है, 28 डेज। कौन, मून। लेकिन अर्थ कितना टाइम लगाती है, कितना टाइम लगाती है, 365 डेज। और एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में। कितने, तो लूनर के हिसाब से भी कुछ कैलेंडर बनाए जाते हैं, और सोलर के हिसाब से भी कुछ कैलेंडर बनाए जाते हैं। ओरिजिनल कैलेंडर पूरे वर्ल्ड लेवल में लूनर के हिसाब से चलता है। जैन फेब मार्च पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये चैत्र मास आषाढ़ सावन ये इंडिया में ही खासकर चल रहे हैं। इनफैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी भी कुछ न कुछ इसी चीज को मानती है। वो भी आपने देखा होगा, अपने ईद वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, वो वो लूनर सरफेस मून के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज मून दिखा तो कल हम ईद कर लेंगे। देखा, सुना है कभी आपने, वो भी इन कलेस्ट्रल बॉडीज बोलते हैं इनको, कलेस्ट्रल बॉडीज, इनके हिसाब से अपने सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल। तो इस लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो भी 10th मंथ पड़ेगा वहां से वो स्टार्ट करेंगे अपना सेलिब्रेट। लूसंग और नैमसुंग दो नाम है इसके। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम। सिक्किम इज द ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट। सिक्किम एक और बात के लिए फेमस है, सिक्किम एक और बात के लिए फेमस है। सिक्किम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल समझते हो, ज्योग्राफिकल मतलब दो तरह के एरिया मान के चलिए, प्लेन एरिया और माउंटेन एरिया। वैसे तो एक बीच में एक और एरिया भी आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो एक तो प्लेन एरिया होता है, ये माउंटेन हो गया, एक ये एरिया हो गया। तीन तरह के एरिया होते हैं। सॉलिड सरफेस प्लेन एरिया, ये माउंटेन है, क्या है, ये भी सॉलिड सरफेस होता है। और एक होता है प्लेटू। प्लेटू होते हैं पठार, क्या होते हैं, जब माउंटेन डिग्रेड हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत टाइम तक, यही कोई 400-500 करोड़ साल में, ज्योग्राफी में बस होते हैं 400-500 करोड़ साल, क्या होते हैं, बस। तो ये इतने ही साल में क्या होगा, माउंटेन का ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा, और क्या रह जाएगा, ये पार्ट रह जाएगा। और ये किसकी तरह दिख रहा है, इसी की तरह दिख रहा है ना। इसको बोलते हैं पठार प्लेटू। क्या बोलते हैं, पठार प्लेटू। जैसे तिब्बतन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है। साउथ में, साउथ के इंडिया के जो साउथ में जो बीच वाली स्टेट्स है ना, वो सारी डेक्कन प्लेटू में आती है। इसलिए आपने सुना भी होगा साउथ में IPL की टीम टीम में डेक्कन करके कुछ है कोई टीम। अरे सुना है कि नहीं सुना है, डेक्कन करके है कोई टीम। वो डेक्कन उन्होंने खुद से नहीं बनाया, डेक्कन एक प्लेटू का नाम है। प्लेट है वो एक तरह की, जैसे तिब्बतन प्लेट है, तिब्बतन प्लेट एक प्लेटू एरिया है, उसी तरह डेक्कन प्लेट भी है। डेक्कन चार्जर करके है कुछ। तो इस तरह से नाम पड़े, समझ में आया। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंस क्लियर हुआ। मैं बात कर रहा था सिक्किम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की।
वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट जो पीक होती है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक का नाम जो इंडिया में नहीं है, जो इंडिया में, ये याद रखना। आप माउंट एवरेस्ट सुनते बहुत हैं, लेकिन ये याद रखना, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। समझ में आया? इट इज नॉट इन इंडिया टेरिटरी, इट इज इन नेपाल। सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की K2 गुडविन ऑस्टिन। ये कहीं है वहां पर K1 K2 K3, बेल्ट है वहां पर एक पूरी, क्योंकि डीप में हम कभी गए नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा लेवल रखना पड़ता है कि यार अगर ज्यादा डीप में चले गए तो और चीजें रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको जीएस का कोई मेन पेपर नहीं देना। मेन पेपर देना समझ में आया आपको? जैसे आईएएस पीसीएस का कोई पेपर होता है एचसीएस का, वहां मेन पेपर देना होता है। और मेन पेपर में ना ज्योग्राफी हिस्ट्री लोग ऑप्शनल पेपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उनको थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है। लेकिन किसी के अंदर ज्यादा भी क्यूरियोसिटी हो तो मेरे पास आ जाए, मैं वो क्यूरियोसिटी उनकी दूर कर दूंगा एनसीईआरटी की बुक्स देकर। ठीक है, उनसे तो बेस्ट इंडिया में कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए। उसमें भी देखना होता है कि कौन सी क्लास की आपको पढ़नी है, 8th क्लास की, 10th क्लास की या 12th की। अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड होते हैं उसमें भी। ठीक है, क्योंकि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन सब में हिस्ट्री है, 11th में भी हिस्ट्री है, जो लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ना, ज्योग्राफी। लेकिन देखना होता है आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको करना है। ठीक है, तो सिक्किम में वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। क्या है? एक्चुअली K2 इंडिया में नहीं है, K2 पाकिस्तान वाले पार्ट में है। किस वाले पार्ट में? अगर कभी पाकिस्तान वाला पार्ट इंडिया में आ जाए, जो इंडिया में खालिस्तान वाला एरिया बोलते हैं, वो पीओके वाला पार्ट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको अभी भी बोलते हैं, हालांकि वो लद्दाख में जा रहा है पार्ट, लेकिन पहले तो सारा कश्मीरी था ना वो। उस वाले पार्ट में पड़ती है K2, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक। क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक, सॉरी फर्स्ट, और वर्ल्ड की थर्ड कंचनजुंगा, ये कहां पर है? सिक्किम में है। सिक्किम इस बात के लिए भी फेमस है, सिक्किम इस बात के लिए भी फेमस है। कर लिया नोट? सिक्किम का फेस्टिवल, सिक्किम, सिक्किम का फेस्टिवल हो गया, सिक्किम इज द ओनली ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट एंड सिक्किम हैव द इंडियन फर्स्ट पीक हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, एंड वर्ल्ड की कौन सी है? थर्ड। तो ये सब बातें सिक्किम में याद रखें। सिक्किम के बारे में एक आध क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे सिक्किम को इंडिया में कब लिया गया? ये ईयर आ सकता है कभी कभार, सिक्किम को इंडिया में, क्योंकि सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं। कल्पना चावला एक फेमस साइंटिस्ट इंडिया की, लेकिन काम इंडिया में नहीं किया। कोलंबिया हादसे में इनकी डेथ हो गई थी, नासा के मिशन था कुछ, कोलंबिया करके मिशन था। और इनकी जो सुना है कभी आपने कल्पना चावला के बारे में? तो कल हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पढ़ते हैं, इनका होम स्टेट है, इनका होम डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी। तो कल्पना चावला रिसर्च सेंटर ओपन हुआ है कहाँ पर? सीयू में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कई बार ये फैक्ट वाला क्वेश्चन आता है कि कल्पना चावला की जो डेथ हुई वो किस ईयर में हुई है? किस किस 2001 या 2000, 2000 या 2001 या 2002 में से एक, चेक करके बताना मुझे एक बार कि कल्पना चावला, क्योंकि ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। जो इनकी डेथ हुई थी, कोलंबिया हादसा था वो, स्पेसशिप आ रहा था ऊपर से, और जैसे ही अर्थ के अंदर एटमोस्फियर में एंटर हुआ, इतना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो गया, उससे क्या हो गया? वो बर्न हो गया। क्या हो गया? बर्न हो गया। ऐसे होता भी है, उन्होंने इस चीज के लिए सेफ्टी नहीं की। अगर कोई कलेस्ट्रल बॉडी एटमोस्फियर से अपनी ग्रेविटी पोजीशन छोड़कर अर्थ की तरफ आती, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मिट्रोइड। क्या बोलते हैं? उसको टूटता हुआ तारा करते हैं। तो अर्थ पे वो आएगा जरूर, लेकिन वो ऑलमोस्ट एस बन चुका होगा, क्योंकि अर्थ का एटमोस्फियर उसको इतनी हीट कर देता है फ्रिक्शन की वजह से, वो बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? और अर्थ पे आते आते उसकी एश बचती है। क्या बचती है? एश। तो वो होता है, वो अर्थ का एटमोस्फियर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अभी इसके इनके बारे में डेथ किस ईयर में हुई? 2001, 3, 2003, 2003 कर लेना भाई इसको नोट। ठीक है, 2003। और थोड़ा सा और अगर एक्चुअल करना चाहते हो आंसर को, तो मंथ भी चेक कर लेना, फरवरी था कि जैन था। ठीक है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है किसी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा 2-3 साल पहले कि एग्जैक्ट, क्योंकि सारे ऑप्शन 2003
2002 जो मुझे याद आ रहा था मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली दो ऑप्शन में फैब लिखा हुआ था, तो मुझे क्लिक हो गया अब। फिर तो और भी फैब की भी डेट चाहिए होती है आई थिंक उसको, एग्जामिनर को। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए था, लेकिन अगर पढ़ा हुआ तो ठीक हो सकता था, क्योंकि कुछ इफेक्ट वाले क्वेश्चन सबके ठीक नहीं होते। फैक्ट वाला क्वेश्चन तभी ठीक होता है जब एग्जैक्टली आपने पढ़ा हो 15-20 दिन पहले। ठीक है, या फिर बहुत बड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। चले आगे। 137 पढ़े हैं, उसका मीनिंग बताएं मुझे, क्या होता है ये। कोशिश कर रही है सबको समझ में आ जाए, क्योंकि इसकी बात मेडिवल हिस्ट्री में भी हो चुकी है। समझ में आया, चीजें इंटरलिंक करनी होंगी हमें। मैं आपको बता दूं, ये पढ़ लो आप, इसके बाद मैं 5 मिनट का एक सेशन ले रहा हूं आपके साथ, जिसमें मैं आपको बार बार डेली ये बात बता रहा हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। अगर ज्यादा पढ़ रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी साथ साथ, और वो अप्रोच बदलने के बाद एक्ट बदलने का मतलब एक्चुअल में ट्रेनिंग माइंड की भी करनी है साथ साथ। आप समझ रहे हैं, जो आज तक की हैबिट्स है उन धीरे धीरे उनको हटाना पड़ेगा आपको। समझ में आया, कैसे करेंगे क्या करेंगे बाद में। बताओ ये पढ़ लिया आपने, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या मतलब होता है इस बात का। बताया ना, जीएस जीके का पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पर रह गई, वो वर्ड आगे भी यूज होंगे करंट अफेयर में। वर्ड करंट अफेयर की चीजों को समझना है तो आपको एक बार जीएस देखना जरूरी है। जीएस में पॉलिटी आता है, पॉलिटी में भी आर्टिकल नंबर 23 या 24 में कहीं ट्रैफिकिंग के बारे में बता रखा है। ये फंडामेंटल राइट में हमारे आता है, किसमें आता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे मुझे अचानक कैसे याद आ गया। अगर किसी चीज को आप 100 बार पढ़ लोगे तो याद तो रहेगा ही, क्या कहते हो। और रिसेंटली तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मैंने अभी लास्ट वीक भी 4-5 घंटे में इस पे पढ़ा हूँ, तो फिर तो वैसे भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास तो स्पेसिफिकली 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं 8%, एक टेक्निकल का चलता है, एक जीएस का चलता है। आप लोगों के पास थोड़ा बर्डन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, ट्रैफिकिंग वर्ड इंटरलिंक कर रहा हूँ, पहले भी डिस्कस हुआ 2-3 दिन पहले मेडिवल हिस्ट्री में, और फिर आ गया। और पॉलिटी में भी है, आर्टिकल नंबर 23-24 फंडामेंटल राइट में आता है, किसमें आता है। ट्रैफिकिंग का मतलब है ह्यूमन बीइंग की खरीद पोस्ट, खरीदना और बेचना। समझ रहे हो, सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, इनफैक्ट उनके ऑर्गन्स की भी, किडनी, हार्ट, इनकी रिगार्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जैन। किस वजह से, ऑन गोइंग प्रेजेंटली जो हम फेस कर रहे हैं, ऑन गोइंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर है क्योंकि इस ट्रैफिकिंग, इसको इंग्लिश हिंदी में माफिया बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स सेल परचेज कर रहे हैं। अब ह्यूमन बीइंग को तो कोई सेल परचेज नहीं कर सकता, वो किसी और कंट्रीज में होगा, इंडिया में खासकर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिस्टम में हॉस्पिटल भी इन्वॉल्व है। क्या है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो चेकअप कराने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो एनेस्थीसिया दे देंगे। आप समझ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बॉडी में एक किडनी है, दो किडनी है। ठीक है, ये हो सकता है। ये मिडिल फैमिलीज थोड़ा अवेयरनेस होती है, हाई लेवल तो ज्यादा अवेयरनेस होती है। ये उन लोगों के साथ दिक्कत होती है जो रोड पे रिक्शा चला रहे हैं या और भी लोग हैं, आप समझ रहे हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो गए हॉस्पिटल में, उनको पेन हो रहा है, ठीक है, कर दिया काम। ठीक है, और ये चीजें हो सकती है। तो ऑन गोइंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चल रही है, इसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ाई गई है ताकि लोगों को पता चले। आप लोग सोच रहे हैं हमें तो कोई बताने आया नहीं। एक्चुअली ये वहां पर बताई जाती है जो बिल्कुल स्लम एरिया होते हैं। क्या होते हैं, अब जिनको पता है उनको थोड़ी ना बताएंगे, आपको रोक कर कोई बताएगा भी, आपको हाँ मुझे पता है, मेरी कोई किडनी निकालेगा, तो ऐसी थोड़ी ना दे दूंगा मैं किडनी। समझ रहे हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया, ये वहां पर काम होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ट्राइबल है वहां पर। क्या है, उन्होंने अभी ये भी नहीं सीखा कि क्लॉथ, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये तो यहाँ पर चल रहा है। उनको कुछ नहीं पता है, वो जिस फूड को सर्च करते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। एजुकेशन नाम की तो उनके अंदर अभी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, तभी वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो वहां पर मिलिट्री को ही बोला जाता है कि इनको एबीसी अल्फाबेट को सिखाओ ताकि ये मेन स्ट्रीम में कुछ टच कर सके, मेन स्ट्रीम को टच कर सके, कुछ चीजें इनके अंदर आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो क्लियर है भाई। अब 11 जैन
तो हमारे पास जैन में 3 डेट हो गई हैं, 4, 9, 11। 4 थी, 9 एनआरआई, और 11 ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस। बस ये जो वर्ड इसलिए पढ़ना है 138 पे, आईएमएफ का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आईएमएफ का अगर कोई मेंबर बनता है तो उसके बाद उसको मेंबर बन उसी के बाद वो मेंबर बन पाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। किसका? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर होने के लिए आईएमएफ का मेंबर होना जरूरी है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यहां पर हेडक्वार्टर का ही क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का। इनके सबके हेडक्वार्टर कहां पर है? आईएमएफ, और आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जल्दी से लिखा करें थोड़ा सा, क्योंकि ये फाइल तो मिल ही जाएगी आपको, थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस करें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने ना एक इकोनॉमिस्ट बनाया है, ओलिवर गोरेंचास करके, नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्री, जैसे मनमोहन सिंह थे। तो आईएमएफ का काम यही है, पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरी पॉलिसीज को देखना, किसी को लोन देना, किसी की हेल्प करना, कंट्री की, जो जैसे श्रीलंका में लास्ट टाइम क्राइसिस आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। दो बॉडी है यहाँ पर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। दोनों के हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो हेडक्वार्टर वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं यहां पर कवर कर रहा हूं साथ साथ, जितने इस टाइम मेरे नॉलेज में है। टेक दिस, के फॉर कर्नाटका, के फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया कहां पर होंगे? कर्नाटका में। होस्ट करने का मतलब क्या होता है? मेजबानी करेंगे, अरेंज करेंगे पूरी जितना भी स्पोर्ट्स वहां पर होने, वो कौन करेगा? अभी नॉर्थ इंडिया के लिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हो चुका है। कहां पर हुआ है? हरियाणा में। कहां पर? पंचकुला। खेलो इंडिया 2022 कहां हुए? हरियाणा में, पंचकुला। अब नेक्स्ट कहां होंगे? कौन सी स्टेट में होंगे? कर्नाटका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 2016-17 ज्यादा पुराने नहीं है स्टार्ट, जैसे ओलंपिक बहुत पहले से चला आ रहा है, कॉमनवेल्थ बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन ये रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा इनिशिएटिव करने के लिए, स्पोर्ट्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूथ की। अभी सुना भी होगा आपने, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। तो यही इसीलिए तो बनाई गई कि इन्वेस्टमेंट हो वो यूथ का वहां पर, यूथ वहां पर अपना डोमिनेट करे और चीजों को आगे बढ़ाए, ताकि देश कंट्री का नाम आगे बढ़े। हाँ जी, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। कहां पर है? मेरठ में। तो अभी उसी के रिलेटेड कर्नाटका में नेक्स्ट प्लान किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राइट। 2023 हो जाएंगे अगर लॉकडाउन नहीं लगा, राइट, क्योंकि कोरोना की वजह से तो बहुत बड़े बड़े गेम डिले हो गए। ठीक है, आपको पता भी होगा 20 में आई थिंक वो प्लान था, 20 या 21 में क्या था? ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, फिर वो डिले हो गया था। इतनी बड़ी गेम भी डिले हो गई, तो कोरोना पैंडेमिक कुछ भी हो सकता है। कोरोना या किसी भी तरह की आज के टाइम में पैंडेमिक फैलने के लिए पैंडेमिक का फैलना जरूरी नहीं है, बस मीडिया बताना शुरू कर दें। समझ में आया? न्यूज में आ जाएगा कोरोना है तो है, आपको मानना ही पड़ेगा। आज चीजें कुछ ऐसी हो गई हैं, और वो इतनी बार बताएंगे 20% लोगों को तो हो भी जाएगा। मुझे भी फील हो रहा है आज। वो बताएंगे सिम्टम, उनको पता है सर दर्द तो सबको ही रहता है, हेडेक। ठीक है,
टेस्ट नहीं आ रहा है, जल्दी सर्दी जुकाम होता है तो ये भी कई बार हो जाता है। तो जो लोग मेंटली वीक हैं वो बार बार उसको देखकर वो अपने आप को चेकअप कराने जाएंगे हॉस्पिटल में, और अपने आप को पॉजिटिव करवा के ही वो दम लेंगे, उनको लगेगा कि ये मुझे हो ही गया, मैं बहुत ससेप्टेबल हूँ इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, इसलिए ये चीज़ें बार बार होती। क्योंकि यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी मैंने देखा, अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो और कुछ नहीं आया, तो आप ये, इंडिया के लोग ये बोलते हैं ये 500 रुपये 1,000 रुपये मेरे वेस्ट चले गए। आप समझ रहे हैं? मतलब कुछ आना चाहिए था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप अगर मलेरिया मैम्पी चेक करा रहे हो, विडाल चेक करा रहे हो, टाइफाइड वगैरह, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको मेडिसिन, आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको शरीर में वीकनेस है, आपको खानी खानी है टैबलेट्स। समझ में आया? और अब कुछ भी नहीं आया, आप ठीक हो, कैसे ही करा लिया टेस्ट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये साइकोलॉजी है इंडिया की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंटली हर घर तिरंगा का एक कैंपेन चला था, हर घर तिरंगा का एक कैंपेन चला था। लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था इसको, अब रिवीजन करवा रहा हूँ, तो अब की बार इसको नोट कर लें। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड एट, ये कोई जगह है लहंगे वाला, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। वेरी गुड। तो ये खादी का नेशनल फ्लैग, जो इसकी हाईएस्ट था, इंडिया का लार्जेस्ट है, 1400 किलोग्राम वेट है, 225 फीट लॉन्ग एंड 150 फीट इसकी विड्थ। ठीक है जी। जैसलमेर में बनाया, 1400 किलोग्राम का ये वेट। फ्लैग ये पूरी तरह से 15 अगस्त को अब की बार बिल्कुल ऑफिशियली अनाउंस, ऑफिशियली डिपार्टमेंट्स को बोला गया था कि इसको पूरा कन्वे करिए लोगों की तरफ, और डीसी डिपार्टमेंट्स, टीचिंग डिपार्टमेंट, सबने अपने लेवल से लोगों को बताया, और यहाँ तक हर घर हर तिरंगा पहुंचाया, और डीपी में भी कन्वर्ट किया लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने किया भी, टू फील द, टू फील कराने के लिए कि आप लोग आजाद भारत में रह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ना फंडामेंटल ड्यूटी है, फ्लैग की रिस्पेक्ट करना हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में तो और सारी चीजें भी हैं कि आपको फ्लैग के रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको अपने जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो पढ़ाने भी हैं। आप समझ रहे हैं? और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। टाइम हो गया क्या? ओके। लेकिन एक ड्यूटीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया कि सबसे पहले आप फ्लैग की रिस्पेक्ट करना सीखिए। लगा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि बहुत दिन से कोई इशू नहीं हुआ है, मतलब एक क्रिएटिविटी करते हैं। और अभी लेटेस्ट एक क्रिएटिविटी और की थी, यूपीआई वाली, सुना है कभी आपने? यूपीआई पेमेंट का सुना है? उस पर टैक्स लगेगा, हालांकि मुझे लगता है स्टेटमेंट दे दी पीएम ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यूपीआई पे भी टैक्स कटेगा, डिडक्ट होगा यूपीआई पेमेंट पे। जहां आप आज के टाइम में 20 रुपीज की पेमेंट भी किससे करते हैं? यूपीआई से करते हैं। तो वो भी ऑब्जर्वेशन में आएगी। इसका हम सीधा सीधा मतलब, अगर यूपीआई पे टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लैक मनी को आप सपोर्ट कर रहे हो। किसको? क्योंकि फिर लोग कैश में ही देंगे ना। आप आज के टाइम में अगर आपको कोई चाहे 10 रुपए की जगह 15 की दे रहा है यूपीआई के थ्रू, तो आप कैश ही दोगे फिर तो। क्या दोगे? कैश। ये जल्दी से सेटल हो जाओ यार। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए आए हो क्या? क्योंकि इस क्लास में तो लेट हो गए आप।
इंडिया सक्सेसफुली 231 पे आई है, जल्दी से नोट करिए इसको। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट ए न्यू ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ब्रह्मोस के सारे वर्जन हैं इंडिया के पास। वर्जन मतलब न्यूक्लियर वेपन वाली या सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, आप समझ रहे हैं, वाटर टू वाटर, या फिर सबमरीन टू सबमरीन, इंटरनल किसी शिप को डिस्ट्रॉय करना है, तो सारे वर्जन है इंडिया के पास। किसके, कौन सी मिसाइल के? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बने। किससे? इंडिया और रशिया के। इनफैक्ट इसका जो नाम पड़ा है वो इंडिया और रशिया की रिवर के ऊपर पड़ा है। ब्रह्मोस जो इनिशियल वर्ड है वो ब्रह्मपुत्रा के, और मोस्कोव करके कोई रिवर है रशिया में, तो उनके जॉइंट वर्ड से नया वर्ड बना है ब्रह्मोस। क्या बना है? तो इंडिया ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया, सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक क्या होता है? क्रूज मिसाइल ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। क्रूज वर्ड कहां सुना है आपने? क्रूज, क्रूज, क्रूज करके गाड़ियों में भी क्रूज करके सुना होगा आपने वर्ड। क्रूज ऑटोमेटिक करना होता है कुछ करके ना, एक बार सेट कर दिया तो वो वही डायरेक्शन में रहेगा। फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ आपने क्रूज सेट लगा दिया तब वो जाएगा ही जाएगा, फिर बीच में रोकने का कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? जैसे टाइटैनिक के साथ था, टाइटैनिक को क्रूज पे छोड़ा हुआ था, उनको दिख गई थी वो बड़ी आइस। देखा टाइटैनिक कैसे, आपने देखा, मूवी भी देखी होगी, कैसे टाइटैनिक को पता चल गया था कि सामने एक आइसबर्ग आ चुका है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी स्पीड इतनी हाई थी, अब अगर उसको टर्न करोगे तो वैसे भी जाओगे, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो इससे टकराने दो इसको। क्योंकि जब बहुत बड़ी, जैसे आपने देखा हो गाड़ी में भी कुछ हुआ, हाईवेज आजकल ऐसे हो गए हैं इंडिया में, मैं आपको बताऊं कि जहां पर गाड़ी की स्पीड कम नहीं ज्यादा ही रखनी है आपको। चंडीगढ़ में तो ज्यादा करने पर प्लान करते हैं ना, वहां पर आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, 110 किलोमीटर पर आवर कम से कम रखोगे। यहाँ तक कि बाइक वगैरह भी अलाउड नहीं है, कई ऐसे रोड हैं, पता है आपको, उन पे बाइक भी अलाउड नहीं। तो जब वो क्यों क्यों रोड बनाए गए हैं, ताकि जो डिस्टेंस है वो थोड़ा, और जो स्लगिशनेस है वो कम की जा सके। तभी तो कहते हैं कि आज ऐसे हम रोड बना देंगे, जैसे मुंबई मुंबई आप जो 10 घंटे लगते हैं, हम 6 घंटे में पहुंचा देंगे आपको। कोई आपके बीच में टोल टैक्स नहीं आएगा, या बीच में कोई शहर कोई सिटी नहीं आएगी, जहां सिटी आएगी वहीं क्या बना देंगे, फ्लाईओवर, और छोटे व्हीकल वहां पर जाने बंद कर देंगे। समझ में आया? और क्रूज का मतलब होता है कि आपने एक बार सेट कर दिया, 200 किलोमीटर पर आवर पे लगाई या 180 किलोमीटर आवर पे अपनी गाड़ी लगाई और छोड़ दिया। अब वन वे, आने आने का अलग और जाने का अलग होता है। वैसे भी अगर कोई आप इतनी स्पीड पे कोई आ भी गया आगे, तो टर्न तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। क्या कहते हो? इसलिए इसको क्रूज बना के छोड़ देते हैं। क्या बनाते हैं? अब वैसे कोई आएगा तो वो वैसे भी मरेगा, उसकी डेथ वैसे भी निश्चित है, ठीक है। अब क्योंकि अगर इतनी स्पीड पे आप ब्रेक लगाओगे तो आप भी जाओगे, ठीक है। तो क्रूज करके कॉन्सेप्ट आया था, ये उसकी शेवरले की गाड़ियों में आया था, देखा कभी आपने, सुना? तो क्रूज करके कोई कॉन्सेप्ट आया था। चलिए, तो कहीं ना कहीं चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। सुपरसोनिक, ये एक वर्ड मुझे बताओ, मैं सुपरसोनिक की बात कर रहा था। साउंड की एक स्पीड होती है, साउंड की, क्वेश्चन ये है फिजिक्स का कि साउंड की स्पीड, सुपरसोनिक साउंड से रिलेटेड वर्ड है, साउंड की स्पीड 3 मीडियम आपके पास होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड की स्पीड किस में ज्यादा होती है, किस मीडियम में ज्यादा होती है? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? 4 ऑप्शन है आपके पास, या नन ऑफ दीज। साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, किसमें होती है? याद रखना इस क्वेश्चन को, साउंड स्पीड इज मैक्सिमम इन द सॉलिड सरफेस। सॉलिड में क्योंकि जो पार्टिकल्स है, मैटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, तो जल्दी से साउंड क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। जैसे जहां पर एयर ही नहीं है वहां पर साउंड ट्रेवल भी नहीं कर सकती, कम से कम एयर तो होना चाहिए। मून पर जाकर कुछ मून पर जनरली जा सकते हैं, ये तो बहुत पहले हो चुका है ना मून पे जाना। तो मून पे जाकर आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पाओगे, बिकॉज देर इज नो एयर, देर इज नो एयर, क्योंकि वहां पर साउंड ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। चलिए, इंटरनेशनल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। सुना कभी आपने ब्रिक्स के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का। कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, और उन कंट्रीज में ये आपस में बिजनेस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज जिसके पास नहीं है
और जो जिस जिसके पास है उसको आपस में एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके एक प्रॉपर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, चाइना, और लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ था, पहले ब्रिक था सिर्फ, कभी पूछ रहे पेपर में कि ब्रिक अब क्या हो गया है, ब्रिक्स हो गया है। क्या हो गया? एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने वर्चुअली अटेंड किया इसको, इस मीटिंग को 18 से 19 जनवरी को लास्ट टाइम। और किस कहां पर ये हुई, इसका होस्ट कौन था? चाइना। जैसे अभी बताया किस कर्नाटका होस्ट बनेगा, खेलो खेलो इंडिया का होस्ट बनेगा। ठीक है जी। जब से हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में लोगों को पता चला है तब से एक इंपॉर्टेंट हो चुका है एक क्वेश्चन। ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना, ब्रिक्स। हरियाणा गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। हड़प्पा मोहनजोदारो टाइम की एक रिवर यहां पर हुआ करती थी जिसका नाम है सरस्वती। हालांकि हिंदी इंडियन जो महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, उनमें इसका नाम है पहले से सरस्वती का, लेकिन जब इसका ओरिजिन हुआ, रेजुमिनेशन क्या होता है? पुनरुत्थान, फिर से उसको बनाना। रेजुमिनेशन का मतलब होता है, इंग्लिश में याद रखना है वर्ड, हरियाणा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम बनाया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम आज से ये बात समझ रहे हैं और आज से हम मिलकर काम करेंगे इस पे। रेजुमिनेशन होता है पुनरुत्थान, फिर से बना रहे हैं। एक रिवर हुआ करती थी सरस्वती, सुना भी होगा आपने, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में कहीं आपस में मिलती हैं, सुना है कभी? त्रिवेणी कहां पर है? कहाँ है त्रिवेणी? जो भी आपकी नॉलेज है। तो रेजुवेनेशन इलाहाबाद में, आज प्रयागराज में, कहाँ पे? प्रयागराज, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयागराज में। कहाँ पे? रेजुवेनेशन ऑफ कौन सी रिवर? सरस्वती। क्योंकि अभी ये माना जाता है कि ये अर्थ के अंदर कहीं फ्लो कर रही है, ऊपर तो नहीं है ये, अर्थ के अंदर कहीं फ्लो कर रही है। कौन सी रिवर? सरस्वती। तो इसके पुनरुत्थान के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं, इसको बाहर लाने के लिए, इसके एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए, ताकि ये आगे फ्लो करे प्रॉपर वे में, जैसे गंगा यमुना फ्लो कर रही है। किसने अंडरस्टैंडिंग बनाई है? हरियाणा और हिमाचल। इसको कर भी हरियाणा हिमाचल प्रदेश ही कर सकते हैं। क्यों? हरियाणा हिमाचल प्रदेश या पंजाब ये मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यही रीजन था हड़प्पा मोहनजोदारो वाला, जहां पर सिंधु घाटी या इंडस सिविलाइजेशन कभी के टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, तो आज इतना ही करें भाई। दूसरी बात मैं कर रहा था, बात को बता ही रहा था कि आप पढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग ऑफ माइंड पे जरूर काम करें, कोई ना कोई हैबिट इवॉल्व करते रहें। और जो चीजें देख, तो जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। जो आज तक करते आए हो ना, वो तो बिल्कुल छोड़ दो। टेस्ट सीरीज नहीं दी, अगर नहीं दी है, मान लिया अगर सिलेक्शन नहीं हो रही है आपकी, तो आपको पता है ये सबसे लास्ट फैक्टर है फिनिशिंग देने के लिए। कई लोगों को तो बिना टेस्ट सीरीज दिए भी काम चल जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं। कई बार ना क्या होता है, ये टाइम होता है जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं ना, उसी दौरान 3-4 महीने, 4-5 महीने बाद ही सारे पेपर आ गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनका तो चल जाता है काम, क्यों? क्योंकि क्लास में सारा कराया और 4-5 महीने बाद पेपर आ गए। कुछ लोग इस टाइम पे कोचिंग लेते हैं, उनका क्या रहता है,
जब कोचिंग हो रही है उस दौरान 1 साल के अंदर कोई एग्जाम आया ही नहीं। समझ में आया? इसलिए चीजें वारी कर जाती है। जिनका किसी वजह से एग्जाम नहीं हुआ, अगर उनको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज आज तक नहीं दी, तो टेस्ट सीरीज एमसीक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। समझ में आया? कोई और ऑप्शन नहीं है आपके। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आपने एक्सरसाइज 10 दिन या 15 दिन भी कर ली ना, आपके रिजल्ट अपने साथ सामने आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कमी कहां पर है। समझ में आया? सिर्फ ये करने से रिजल्ट ही सामने आ जाएगा। वो पेपर क्लियर जब होगा फाइनली, वो तो एक अलग बात है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले, कंपटीशन पेपर में जाने से पहले एक ही चीज की तो कमी होती है, कॉन्फिडेंस की। वो ट्रेनिंग ऑफ माइंड आपकी टेस्ट सीरीज से होगी। किससे होगी? जो अभी सिलेबस कर रहे हैं, जिनका एक ही सब्जेक्ट आज हुआ है, वो आज से ट्रेनिंग ऑफ माइंड सिर्फ अपनी हैबिट्स को बदलें। समझ रहे हो? सिर्फ हैबिट्स को बदलाव लाए उनमें, कि अगर लग रहा है कि आज चलो मैं एक मूवी देख लेता हूँ, हाँ ठीक है देख लेता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटा पहले पढ़ लेता हूँ। ये अगर आपने काम कर लिया अपने आप, तो दो दो बातें निकलेंगी दिमाग में से। पढ़ना ठीक है, वो कहेगा नहीं नहीं पढ़ तो मैं पूरे हफ्ते से रहा हूँ, आज तो मैं मूवी ही देखूंगा। आप उस टाइम उस सिचुएशन में 1 घंटा पढ़ लो। क्योंकि इसको बोलते हैं, जो यूजुअली चल जो फ्लो बन रहा है ना आपके माइंड का, वो आपने रोकना है एक बार। किस तरफ करना है? आपकी कॉन्साइंस की तरफ। आपको साफ पता है इस बात का कि मैं 3 दिन से लगातार, जैसे आपके सैटरडे संडे फ्राइडे भी मान लिया ऑफ हो गया, सबको पता है 3 दिन से मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, आपको अंदर से पता है ये बात। लेकिन आपका दिमाग पढ़ने की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो फ्लो नहीं बन रहा है आपका। आपकी गलती नहीं। फ्लो बनाने के लिए आपको, जो यूजुअली आप कहते हैं कि मैं आज मैं घूमने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं चला जाता हूँ, लेकिन 1 घंटे पढ़ के जाऊंगा, एक बार रोक कर उस चीज को, अपनी हैबिट बदलेगी अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स करके। यही फोर्स करना, अपने आप से लड़ना है। आप समझ रहे हैं? यही ट्रेनिंग ऑफ माइंड है। ट्रेनिंग ऑफ माइंड का मतलब नहीं है कि आपको ओलंपिक गोल्ड मेडल किसी फाइटर के साथ लड़ना है जाकर, और आप बॉक्सिंग का लगा के बैठे फाइट कर रहे हो। यस, ट्रेनिंग मुझे लड़ना है अपने आप से, कि वो अपने आप से तो यही लड़ना है ना। अब दीवारों में अपने अपने सर को बिना मतलब कुछ बांध के फिर दीवारों में मार रहे हैं। मुझे कुछ भी करके एग्जाम क्लियर करना है। इसकी ट्रेनिंग करनी है। क्या करनी है? दिमाग की ट्रेनिंग करनी है। और दिमाग की ट्रेनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आएगी एक्सटर्नल। क्या आएगी? आप कुछ भी अपने ऊपर काम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, बाहर की दुनिया आपको तंग करेगी। यस और नो? इसके लिए आपको एक वर्ड बना बताता हूं, डेफ एंड डम। ठीक है? एक स्टोरी है, एक फ्रॉग हुआ करते थे। फ्रॉग, उन्होंने कुछ भी करेक्टर बना लो, उन्होंने किसी पिलर पे चढ़ना था। आप समझ रहे हैं? ये बहुत सारे फ्रॉग्स हैं यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग की तरह मैंने बना दिए। ठीक है? इनको ऊपर जाना था, और इनको पता है कि ऊपर देयर आर क्वांटिटी ऑफ फूड यहाँ, और यहाँ पर फूड कम हो गया है, यहाँ पर बहुत सारा फूड है। लेकिन इसकी क्या है, इसका सरफेस बड़ा शाइनी है। क्या है? इस पिलर का सरफेस शाइनी है, चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी कोशिश कर रहा है वो जल्दी नीचे आ जा रहा है। तो सबने ट्राई किया, और सबके ट्राई करने के साथ साथ सारे लोग खड़े हो रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं चढ़ पाओगे, गिर जाओगे यार, हम भी तो ट्राई कर चुके हैं। एक छोटा सा फ्रॉग ऐसा कर गया, वो यहाँ पे आ गया। इससे बाद में पूछा गया कि चढ़ कैसे गए, कौन सी इंटरनल क्वालिटी डेवलप कर लिया आपने अपने अंदर जिससे आप चढ़ गए। ट्रेनिंग ऑफ माइंड तो डेफिनेटली थी। और ट्रेनिंग ऑफ माइंड, 2 मिनट सर। वो कह रहे थे कि मुझे कुछ सुनता ही नहीं है, डेफ एंड डम। वो बहरे थे। क्या थे? बहरा तो बनना पड़ेगा। ट्रेनिंग ऑफ माइंड, लोग तो आपको परेशान करेंगे करेंगे। जब तक आपको लगे ना कि आपकी आदतें नहीं बदली हैं, तब तक बहरे बने रहो। जब तक जैसी आदतें बदली, आप ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, फिर तो बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यार, मुझे सिटिंग मेरी बन गई है, मैं जब जब चाहूँ जब पढ़ सकता हूँ। आप वैसे नहीं, आप कोचिंग लेने के बाद जब चाहो पढ़ लो। जब आपकी आदतें बदल जाएंगी ना, तब ऐसा होगा। आप अब अभी अपने आप एक्सपेरिमेंट करो, क्या आप अभी पढ़ सकते हो घर पे जाके? अभी तो मजबूरी में बैठे हो, सोच कर बैठे हो ना कि मैं घर पे जाके 2 घंटे पढ़ूंगा, 10 काम याद आ जाएंगे। ठीक है? अपने हिसाब से अगर मैंने अभी पढ़ना है तो पढ़ना है, अभी यहाँ जाना है तो जाना है। आप समझ रहे हैं? अभी मुझे कर्नाटका में जाकर एक मीटिंग अटेंड करके आनी है, उस टाइम वो आपको बहुत जवाब देगा। मैं कहाँ परेशान हूँ, अगर बाइक खासकर बस वगैरह में जाना हो, हाँ बाई एयर तो मैं आके जा सकता हूँ, क्योंकि अगर नहीं किया है वो फील आपने। समझ में आया? डेफ एंड डम जब तक बने रहो, जब तक आपकी हैबिट्स पूरी तरह से एटलीस्ट 50% चेंज नहीं हो जाती। आप अपने हिसाब से चलें। आप कहते हो अपने आप को मैं सुबह 5 बजे पढ़ूंगा, और अगर आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, दैट इज योर हैबिट चेंज हो चुकी है। आप समझ रहे हैं? ये कमांड देनी पड़ेगी, और ये कमांड एक दिन से नहीं होगी। ये बहुत रेगुलर, बहुत स्पॉन्टेनियसली समझाना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो आज तक का आपका दिमाग है, उसके सामने जो नया दिमाग है वो बहुत छोटा है। आप समझ रहे हैं? अब नए दिमाग ने डिसीजन लिया, चलिए छोड़ते हैं। मैंने तो फ्रॉक को ऊपर चढ़ा ही दिया है, ठीक है? अब वो फूड खा रहा है, फूड एंजॉय कर रहा है। चलिए, थैंक यू।